दोस्तों नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्लोरिडा रवाना जरूर हो गए, लेकिन हड़कंप तो व्हाइट हाउस में मची हुई है। और इस हड़कंप के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच है। यह कैसे संभव हो गया कि ईरान पर से प्रतिबंध हटा लिए गए। यह कैसे संभव हो गया कि ईरान ने उसी वक्त अपने मिसाइल की मार इतनी बड़ी दिखला दी कि लगता है वह यूरोप को भी आज नहीं तो कल जद में ले लेगा क्या। और यह कैसे संभव हो गया कि इस दौर में जब सब कुछ ईरान के पास खत्म हो चुका है, जिसका ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कर रहे हैं, बावजूद इसके खाड़ी देशों के भीतर यह भय अब क्यों समा गया है कि अमेरिका सुरक्षा दे पाने में सक्षम नहीं है। ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब इस वक्त अमेरिका के भीतर किसी के पास नहीं है। डेमोक्रेट्स ही नहीं, रिपब्लिकन्स भी अब यह सवाल उठा रहे हैं कि ईरान को जिस तरीके से अब तेल पर लगे प्रतिबंध को बेचने से रियायत दे दी गई और अगले 30 दिनों तक वह दुनिया के किसी भी देश को तेल बेच सकता है, दुनिया का कोई भी देश ईरान से तेल खरीद सकता है, तो उसमें जो करोड़ों अरबों का मुनाफा ईरान को होगा, वो पैसा युद्ध में नहीं लगेगा तो कहां लगेगा। और युद्ध तुरंत कैसे खत्म हो सकता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार यह ऐलान करने से चूके नहीं कि हम तो जीत चुके हैं। बावजूद इसके कल पहली बार ईरान की मिसाइल डियागो गार्सिया तक पहुंच गई। डियागो गार्सिया यानी अगर ईरान को बीच में रखें और एक तरफ डियागो गार्सिया रखें तो दूसरी तरफ पूरा यूरोप उस मिसाइल की जद में आ जाएगा। यानी डियागो गार्सिया दरअसल अगर आप नक्शे पर ध्यान देंगे तो श्रीलंका, मालदीव और उसके बाद का जो हिंद महासागर का हिस्सा है, जहां पर अमेरिका और ब्रिटेन के बेस भी हैं, वहां तक उसने मार अपनी दिखला दी। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें तीन बातें पूरी दुनिया में उभर चुकी है। पहली बात तो एनर्जी को लेकर है, यानी तेल पर हो रहे अटैक, और जिस तरीके से लगभग 39 साइट्स पर इन 21 दिनों में हमले हुए हैं, और लगातार जो नेचुरल गैस फील्ड है या फिर ऑयल रिफाइनरी है, उसके दायरे में जो 9 देश मिडिल ईस्ट के आए हैं, उन सभी के सामने संकट है कि अब उनकी अपनी इकोनॉमी पटरी पर कैसे आएगी। और दुनिया के बाजार में जिस संकट का जिक्र हो रहा है और ईरान के जरिए जिस तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाने का जिक्र अमेरिका कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ बैरल है, यानी पूरी दुनिया के 1.5 दिन का यह खपत है। बात संभल रही है, बात बिगड़ रही है, या फिर अमेरिका इस दौर में बाहर निकालने के रास्ते खुद को टटोल रहा है। क्योंकि ईरान को दी गई रियायत इस बात का खुला ऐलान है कि दरअसल ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक कर ले। क्योंकि 2018 में जब प्रतिबंध ट्रंप सरकार नहीं लगाया था तो उस वक्त उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि प्रतिबंध इसलिए क्योंकि आर्थिक तौर पर ईरान अपनी इकोनॉमी का पैसा न्यूक्लियर दिशा में ना ले जाए, यानी न्यूक्लियर हथियार बनाने की दिशा में पैसा खर्च नहीं करे। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर इस बार सब कुछ जब ईरान के अनुकूल करने की दिशा में अमेरिका बढ़ रहा है, तो यह मैसेज है क्या। और दूसरी तरफ क्या वाकई ईरान इस युद्ध को तब तक अब खत्म करना नहीं चाहता है जब तक खाड़ी देशों से अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर ना समेट ले। क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में खाड़ी देशों ने मदद अमेरिका की, वो चाहे हथियार या कहें सुरक्षा देने के नाम पर, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के नाम पर, और पेट्रो डॉलर के जरिए जो मदद अमेरिकी डॉलर को मिली, अब उसका जिक्र ईरान खुले तौर पर कर रहा है। और इन सब परिस्थितियों में चीन भी अब ईरान के साथ खड़ा है। इसीलिए चीन बहुत शालीनता के साथ हर उस मदद को ईरान तक पहुंचा रहा है जिससे युद्ध रुके नहीं, थमे नहीं। और खाड़ी देशों के भीतर यह मैसेज भी जाए कि अमेरिकी खुद खाड़ी देश में आकर यहां का पैसा अपने देश में ले जाकर अपने आप को सबसे बेहतरीन अगर बनाने का जिक्र कर रहे हैं, तो अब उसमें सेंध लग चुकी है। यानी जो ग्रेट अमेरिका और जिस इकोनॉमी का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया, इस युद्ध ने दरअसल उस पूरी बिसात को पलटा ही नहीं है, बल्कि पहली बार चीन के भीतर भी इस संभावना को भर दिया है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंच गया
अगर खाड़ी देश एक झटके में पलट गए, जिस बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम का जिक्र चीन करता है और उसको काउंटर करने के लिए, या फिर कहें जिस समुद्र पर कब्जे का जिक्र चीन करता है उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका जापान तक से हाथ मिलाता है, ऑस्ट्रेलिया को साथ लेता है और इस पूरे इलाके में खाड़ी देशों में अपने बेस के जरिए एक मैसेज देता है कि संभव नहीं है। यानी चाहे अनचाहे यह पूरा युद्ध क्या चीन और अमेरिका के बीच लड़ा जा रहा है, जहां पे चीन साइलेंट है लेकिन वो पूरे तरीके से ईरान के पीछे खड़ा है और ईरान इस दौर में खाड़ी देशों से अमेरिका को बाहर करना चाह रहा है और इसीलिए अब अमेरिका को समझ में आ चुका कि युद्ध जिस दिशा में जा रहा है उसमें उसको कुछ लाभ नहीं होगा, यहां तक कि जो लाभ और मुनाफा होना है वह भी इस युद्ध में वह गंवा देगा। तो आइए आज बात की शुरुआत तो उस मिसाइल से करते हैं जिसके दायरे में पहली बार डियागो गार्सिया का इलाका आ गया और यह बात सामने आ गई कि दरअसल अभी तक ईरान जिन मिसाइल्स को दाग रहा था वो 300 से 800 किलोमीटर के दायरे में थे। मसलन फतेह 110 300 किलोमीटर, साहब 1 300 किलोमीटर, फतेह 313 500 किलोमीटर, साहब 2 500 किलोमीटर, जुल्फकार 700 किलोमीटर और क्वाइम 1 800 किलोमीटर। इसके बाद की रेंज उसने बतलाई नहीं थी क्योंकि मिडिल ईस्ट इसी दायरे में आ जाते हैं। अब सवाल था कि जो साहब 3 है, जो खुर्रम शहर है और खुर्रम शहर 4 है, ये 2000 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक के दायरे में ले सकते हैं, यानी मार्क कर सकते हैं और इसके दायरे के भीतर में वो तमाम यूरोपियन कंट्रीज भी आकर खड़ी हो जाएगी जिसकी कल्पना अमेरिका ने इससे पहले की नहीं थी। एक क्षण के लिए नक्शे पर जरा देख लीजिए ईरान की इन मिसाइलों के रेंज में कौन कौन आ सकता है। दरअसल अपनी मिसाइलों के जरिए ईरान ने कौन सा मैसेज दिया और व्हाइट हाउस के भीतर क्यों हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सवाल सिर्फ इस दौर में पेंटागन या सीआईए की उस रिपोर्ट का नहीं है जिसमें ईरान को लेकर यह माना गया कि इतना लंबा युद्ध तो चलेगा नहीं और उसकी मार भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके उलट क्या क्या हो गया और अब मैसेज व्हाइट हाउस के भीतर क्या है, क्योंकि इस युद्ध में 39 ऐसी रिफाइनरी, नेचुरल गैस फील्ड या फिर दूसरी जो एनर्जी साइट्स थी जो कि खाड़ी देशों के 9 देशों के भीतर है, उनको निशाने पर लिया गया। पिछले हफ्ते ही 10 साइट्स डैमेज हुए जिसमें कतर, कुवैत, सऊदी अरब और इजराइल, वहां पर भी हाइफा की जो पूरी रिफाइनरी है उसको भी डैमेज किया गया, निशाने पर लिया गया। और यह हर कोई जान चुका है कि युद्ध लंबा चलेगा तो एनर्जी को लेकर जो कार्ड इस वक्त ईरान के पास है वही मैनेज करेगा पूरे युद्ध को। और अमेरिका की मुश्किल यह है कि युद्ध अगर लंबा चलता है और इन सब के भीतर अगर ऑयल रिफाइनरी या नेचुरल गैस फील्ड या दूसरी एनर्जी साइट्स निशाने पर आती है तो ऐसे में जो डैमेज होगा उसको तुरंत ठीक कर पाना संभव भी नहीं है। तो क्या इस युद्ध की खत्म होने के बाद भी दुनिया की इकोनॉमी को पटरी पर कैसे ला पाएं, अमेरिका के सामने यह एक सबसे गंभीर सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था यानी 28 फरवरी की सुबह, उस वक्त दुनिया के बाजार में $73 प्रति बैरल तेल मिल रहा था और 20 मार्च यानी कल रात तक $119 प्रति बैरल हो चुका था। यानी इस ध्यान से देखिए तो $26 इस दौर में बढ़ गया प्रति बैरल। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर नया सवाल यह भी था कि मिसाइल की मार अगर मिडिल ईस्ट से आगे तक ईरान ले जा सकता है तो यह भी सवाल था कि इन सब के बीच उसने ब्रिटेन को धमकी क्यों दी, क्योंकि ब्रिटेन ने अपने तौर पर कहा कि अब अमेरिकी जहाज उसके यहां से उड़ान भर सकते हैं। जब इन बातों का जिक्र हुआ तो खुद अपने तौर पर ईरान के विदेश मंत्री ने यह कहकर चेताया भी कि दरअसल आप इस युद्ध में शामिल हैं, हम ये मान लेंगे और हमला आप तक हो या ना हो, लेकिन साइप्रस में जो आपके ठिकाने हैं जो कि ब्रिटेन के एक मिलिट्री बेस हैं उस पर हम निशाना साध सकते हैं, यह मैसेज दिया गया। और इसके ठीक समानांतर यह भी बात आई कि जब मुज्तबा खामनई, उन्होंने जब खुले तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया कि ईरानी जनता की एकता की वजह से
दुश्मन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और उसके खेमे में दरार पड़ गई। यह बात यूं ही नहीं कही गई क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी बार मुज्तबा खामनई का बयान आया, हालांकि यह लिखित संदेश था जो नौरोज के मौके पर बताया गया। इसमें उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात की कि उन्होंने कहा कि उन्हें भी लगा था कि कुछ दिनों के हमले के बाद देश में डर और निराशा फैल जाएगी और लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन यह मैं बड़ा गलत था, या फिर यह पूरा मेरे तरीके से यह गलत आकलन था, क्योंकि इसके उल्टा हो गया और देश में अलग अलग विचारधारा और मतभेदों के बावजूद एकजुटता दिखाई देने लगी और इसी एकता की वजह से दुश्मन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और उसके खेमे में दरार पड़ गई। इस बात का जिक्र जब मुस्तबा कर रहे हैं तो दूसरा सवाल उस खाड़ी देशों के लेकर भी है। खाड़ी देशों के भीतर भी जिस इस्लामिक रेवोल्यूशन को मानने वाले लोगों की मौजूदगी है, लेकिन वहां की सत्ता अमेरिका के हक के साथ है या अमेरिका प्रो अमेरिका है। यह टकराव अब खाड़ी देशों के भीतर भी क्या पनप सकता है और वहां पर मौजूद जो तमाम सत्ता है, क्या वह भी यह सवाल खड़ा कर सकती है कि जब ट्रिलियन डॉलर के तर्ज पर मदद अमेरिका को दी गई कि वह सुरक्षा और शांति देगा, और अमेरिका ने भी एक लिहाज से मिडिल ईस्ट को अपने सबसे बड़े ठौर ठिकाने के तौर पर खड़ा किया जिससे वो पूरे एशिया देशों पर निगरानी रख सके, तो क्या इस वक्त चीन और ईरान का मकसद यही है और उस दिशा में ये कदम बढ़ा रहे हैं? और ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका इस हकीकत को जान नहीं रहा होगा, लेकिन इन सब से हटकर कल रात जब ये ऐलान किया गया कि अब तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा और 14 करोड़ बैरल दुनिया भर में आएगा, और इन सब के बीच जो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट है, उन्होंने कहा कि दरअसल हम ऐसा मत समझिए कि मदद कर रहे हैं ईरान की। उन्होंने कहा कि हम तेहरान के खिलाफ ही ईरानी बैरल का इस्तेमाल करेंगे ताकि कीमतें कम की जा सके। अब यहां पर दो बातें और महत्वपूर्ण हो गई। इन सब बातों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दावा कर दिया, मुझे लगता है हम जीत गए, हमने उनकी नेवी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस सब खत्म कर दिए। और फिर उन्होंने कहा कि जब आप दूसरे पक्ष को पूरे तरीके से तबाह कर रहे होते हैं तब सीज फायर नहीं किया जाता, बातचीत हो सकती है लेकिन लड़ाई रोकने के इरादे से नहीं। यह जिक्र कोई दूसरा शख्स नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं ठीक उसी वक्त जब उनका अपना प्रशासन ईरान पर से प्रतिबंध हटा रहा है, जब अपने तौर पर पेंटागन यह देख रहा है कि ईरान ने कितनी भारी अपनी मिसाइल को दागा और वह डियागो गार्सिया तक पहुंच गई। Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a navy, they don't have an air force, they don't have any equipment they don't have any spotters, they don't have anti-aircraft, they don't have radar, and their leaders have all been killed at every level. We're not looking to do that. Thank you. Thank you. अमेरिकी राष्ट्रपति का यह वक्तव्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान के तेल पर 30 दिनों के लिए प्रतिबंध हटाया गया। उसके ठीक बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बात पत्रकारों से कही और जो वजह बताई गई उसमें बहुत साफ था कि ईरान की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए एक वक्त आपने प्रतिबंध लगाया, अब प्रतिबंध अस्थायी तौर पर ही आप हटा रहे हैं चाहे 30 दिनों के लिए, तो अब वो इकोनॉमी मजबूत कैसे नहीं होगी। और यह सवाल पहली बार अमेरिका के भीतर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स सीनेटर तक ने उठाए। और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इंटरनेशनल बैंकिंग प्रणाली पर जो कॉमर्स ट्रेजरी है या ट्रेजरी सेक्रेटरी है, जब उन्होंने यह कहा कि हमारी निगरानी है और उस पैसे का लाभ ईरान उठा नहीं पाएगा, तो अमेरिका के भीतर उन इंस्टीट्यूशन से यह सवाल किया जा रहा है कि यह कैसे संभव है कि कोई देश तेल बेचे, दुनिया का कोई देश तेल खरीदे और उस आदान प्रदान में जो डॉलर हो रहा होगा वो अमेरिकी निगरानी में देखने के लिए तो होगा, लेकिन उस देश के पास ना जाए। क्या यह संभव है?
क्योंकि इस दौर में चीन पार्टर सिस्टम पे भी चल रहा था। इस दौर में चीन ने युआन में तेल भी बेचा और डॉलर को दरकिनार भी किया। ईरान ने भी इसी अंदाज में कहा कि जो भी युआन के जरिए या कहें डॉलर के जरिए नहीं बल्कि किसी भी दूसरी करेंसी के जरिए अगर तेल खरीदना चाहता है या वो खरीदेगा तो उसके टैंकरों को इजाजत दे दी जाएगी। और यह भी वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है कि अब पूरी इकोनॉमी को संभालने के लिए ईरान ने अमेरिकी इकोनॉमिक कदम के काउंटर में चीजें रखनी शुरू कर दी है, क्योंकि अब पहली बार अब उसकी प्लानिंग बहुत साफ है कि 10% टोल जो सभी ग्लोबल शिपिंग होंगे जो होमर्ज रूट से गुजरेंगे उनसे वो लेगा। और एवरेज माना जा रहा है कि इससे वो हर साल $800 बिलियन उसके अपने खाते में आएगा। यानी अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए अब 10% टोल का वो जिक्र कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि दुनिया के दूसरे हिस्से इस तरीके से टोल टैक्स नहीं लेते हैं। इजिप्ट जो सुएज कैनाल है वो भी $2 लाख प्रति टैंकर लेता है। जो पनामा कैनाल है उसमें पनामा 1 से लेकर $4 लाख तक लेता है। जो टर्की है वह भी बोस्पोरस स्ट्रेट के भीतर वह भी वसूलता है टोल टैक्स, और कनाडा भी सेंट लॉरेंस सी वहां से भी गुजरने वालों से वो टैक्स लेता है। तो सवाल टैक्स पहली बार लिया जाएगा जो होमर्ज रूट में इससे पहले फ्री था। सवाल है खुले तौर पर चीन की मदद है। सवाल है पूरी मदद खाड़ी देश अमेरिका को कर रहे थे लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। और इस परिस्थिति के बीच जो नया सवाल खड़ा हो गया है वह इस बात को लेकर है कि अब अमेरिका का रुख इस युद्ध को लेकर क्या होगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार यह भी इंडिकेट किए 4 से 6 हफ्ते। तो 4 से 6 हफ्ते वो निर्धारित कर रहे हैं और 4 से 6 हफ्ते ना हो इसका जिक्र और दबाव खाड़ी देश अमेरिका पर बना रहे हैं। चीन अपने तौर पर जिस लिहाज से मदद कर रहा है उसमें बहुत साफ तौर पर जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो कहने से हिचक नहीं रहे कि हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। अब इन परिस्थिति में 2 सवाल सबसे बड़े हैं इस युद्ध को लेकर। व्हाइट हाउस के भीतर 3 बातों का जिक्र है। पहली बात तो यही है कि दरअसल रूसी तेल पर से आपने प्रतिबंध हटाया, अब ईरानी तेल पर से हटा लिया। इन सब के बीच आप कह रहे हैं युद्ध जीत गए। ईरान ने 70वां मिसाइल अटैक भी शुरू कर दिया। F-35 को लेकर पहली बार सवाल भी उठ गए। इस पूरे युद्ध की वजह से शेयर मार्केट से $1 ट्रिलियन से ज्यादा लोगों ने गंवा भी दिया। अपने मिसाइल को मारक क्षमता पहली बार कल ही डियागो गार्सिया में देकर ईरान ने जतला भी दी। और ईरान के भीतर एक खामनई हटे दूसरे खामनई आकर खड़े हो गए। तो फिर क्या व्हाइट हाउस अब इस पर चिंतन मनन करेगा? क्या कांग्रेस के सामने कोई जवाब देगा? यह सवाल पहली बार अमेरिका के भीतर है। दूसरा सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब एनर्जी को लेकर जो परिस्थितियां पनप रही है उसमें अमेरिका ने भी मुहर लगा दी। हां, संकट तो है और वो ये कहने से चूक भी नहीं रहा है अगर युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी कि होमर्ज रूट्स को लेकर ईरान क्या करता है। यानी 10% टोल का मतलब है दुनिया भर में इन्फ्लेशन। युद्ध खत्म हो या ना हो इस परिस्थिति में अब कीमतें बढ़ेंगी ही। अब इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं उसमें चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और खाड़ी देश और यूरोप की पूरी कतार, इनके भीतर नया सवाल है कि जिस एनर्जी को लेकर पेट्रो डॉलर के जरिए चेक एंड बैलेंस करने का जिक्र अक्सर हर राष्ट्रपति जो अमेरिकी है उसने किया, तो अब ट्रंप पीछे क्यों हट रहे हैं और इस हटती हुई परिस्थिति में इजराइल भी खामोश क्यों है? ये दोनों चीजें पॉलिटिकल तौर पर पहली बार इसलिए देखी जा रही है क्योंकि नवंबर में मिड टर्म पोल अगर अमेरिका में है जिसको हारने का खतरा अब रिपब्लिकन्स को सताने लगा या कहीं ट्रंप को सताने लगा है कि रिपब्लिकन्स भी उनसे सवाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल में भी नवंबर में ही चुनाव होने हैं और नेतान्याहू चाहते हैं कि वो ये चुनाव जीत जाए। लेकिन इस परिस्थिति के भीतर अमेरिका जिस डिजाइन से अब आगे बढ़ रहा है उसमें इजराइल की नीतियां या उसके टारगेट पूरे करने के लिए अमेरिका उनके पीछे खड़ा होगा, ऐसा लगता बिल्कुल नहीं है।
तो जो 5 सवाल इस दौर में सबसे बड़े होकर उभर रहे हैं, उसमें पहला मैसेज तो यही है, इस युद्ध ने पूरे ईरान को एक कर दिया और युद्ध की परिस्थिति में अमेरिका कई जगहों पर बंटता और बिखरता हुआ दिखाई दिया, जो इससे पहले कभी नहीं था। या फिर कहें, कुछ सवाल अफगानिस्तान वार को लेकर, कुछ सवाल वियतनाम वार को लेकर अमेरिका के भीतर जरूर उठते थे और वो सवाल इराक के वक्त भी उठे थे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी जो इस बार ईरान को लेकर हो चुकी है। तो पहला सवाल तो यही है। दूसरा बड़ा सवाल खाड़ी देशों को लेकर है। खाड़ी देश क्या ये निर्णय ले पाएंगे, और निर्णय ले या ना लें तो क्या ईरान और चीन पीछे खड़ा होकर इस मैसेज को अब खाड़ी देशों को कन्वे कर पाएगा कि यह युद्ध तो तब तक चलेगा जब तक अमेरिकी बेस खाड़ी देशों में मौजूद रहेगा। क्या उस पर कोई ठोस निर्णय खाड़ी देश ले पाएंगे, क्योंकि उनकी अभी तक की मौजूदगी किसी फैसले तक नहीं पहुंची है, सिवाय इसके कि हम ईरान से बदला लेंगे और अमेरिका से कह रहे हैं कि आप उन्हें खदेड़िए, और अमेरिका से कह रहे हैं आप हमें सुरक्षा दीजिए। इन सब के बीच $23 बिलियन के हथियारों की डील भी अमेरिका ने कर ली। ये सारे मैसेजेस उलझाने वाले इसलिए हैं क्योंकि युद्ध की कमान जो है अमेरिका के हाथ से निकल गई, जो दूसरा सवाल व्हाइट हाउस के भीतर है। तीसरा सवाल, जो पूरी ट्रेड डील चल रही थी अमेरिका के जरिए और जिस टैरिफ वार को लेकर अमेरिका बार बार अमेरिका ग्रेट बनाने की दिशा में बढ़ रहा था, उसमें सेंध लग चुकी है। इसका जिक्र खुले तौर पर अब व्हाइट हाउस में और कांग्रेस के भीतर होने लगा है। यानी जिस आइडिया के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खड़े हुए थे युद्ध के फैसले के बाद, वही आइडिया उन्हीं के युद्ध के जरिए पूरी तरीके से धराशायी हो गया। यह सवाल व्हाइट हाउस के भीतर गूंज रहा है। चौथा बड़ा सवाल है, भारत जैसे देश या वो देश जो अभी तक ये मानकर चल रहे थे कि अमेरिका के साथ बिजनेस अगर लंबे वक्त तक चलता रहेगा तो उनकी इकोनॉमी पटरी पर रहेगी, और उन देशों के भीतर जो कॉरपोरेट थे, उन कॉरपोरेट को जगह अपने अपने तौर पर पश्चिमी देश अमेरिका या इजराइल के भीतर भी मिली थी। भारत के कॉरपोरेट भी जो ताकतवर हैं, उनके भी आर्थिक रिश्ते इजराइल के साथ थे, उनके भी आर्थिक रिश्ते अमेरिका के साथ बन रहे थे। अंबानीज रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं, ट्रंप जिक्र कर रहे हैं। हाइफा रिफाइनरी को पर मिसाइल दागी गई ईरान के जरिए, और इजराइल के साथ कहां कहां कैसे कैसे समझौते अडानीज के हैं, यह भी छुपा हुआ नहीं है। यानी भारत के भीतर कॉरपोरेट और दुनिया भर के भीतर वो कॉरपोरेट जो अभी तक अपने नेटवर्थ को इन बिजनेसों से बढ़ा रहे थे, अब सीधा हमला उस पर हो रहा है। और जो आखिरी सवाल है वो बहुत सीधा सा सवाल वेस्ट एशिया में उस पावर को लेकर है जो अभी तक इजराइल ये मानकर चल रहा था कि उसके इर्द गिर्द ही पूरे वेस्ट एशिया को रहना होगा। पहली बार वो शिफ्ट हो चला है। खुद बेंजामिन नेतान्याहू ने माना है अपने बूते वह ईरान को हरा नहीं सकते हैं, और ईरान खुले तौर पर कह रहा है कि वो अपने बूते खाड़ी देशों से अमेरिकी बेस को डिगा देगा, यानी उन्हें वहां से हटवा देगा। ये नए समीकरण उस वर्ल्ड पावर की दिशा में है जिसमें अमेरिका कहां पर खड़ा है कोई नहीं जानता है, और शायद इसीलिए इस युद्ध को लेकर हर दिन जो नई परिस्थितियां उभर रही है वो अमेरिकी व्हाइट हाउस के भीतर नए नए सवालों के साथ ट्रंप की घेराबंदी कर रही है, और जवाब अभी तक आया नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है युद्ध पता नहीं किस क्षण कब कैसे खत्म हो जाए, जैसे कल रात एक झटके में ईरान पर तेल पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।